गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सर? आई होप आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे एक फीडबैक मिलती रहे कि आप लोग किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ आपको कमी आ रही है, कहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलका दीक्षित, आपकी होस्ट और दोस्त, आपके लिए सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कंपाइलर। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंपाइलर। ठीक है, अब कंपाइलर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सुना होगा कि हमें जी कंपाइलर चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने प्रोग्राम्स रन करने हैं, मुझे कोई सी का प्रोग्राम रन करना है, तो वी नीड अ कंपाइलर। ओके, एग्जाम में भी पूछा जाता है कंपाइलर क्या होता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं, कभी भी आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, वहाँ आपको कंपाइलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो बेसिक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंपाइलर होता क्या है? सबसे पहले कंपाइलर का नाम जो था वो 1950s में, देखिए यहाँ पर आपका 1950s में ग्रेस मरे ग्रेस मैरी हुपर ने इसको यूज किया था। ठीक है, नेम यूज किया था, नाम यहाँ डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, कंपाइलर नेम को यूज किया गया था। तो फर्स्ट कंपाइलर वाज बिल्ड बाय द जॉन बैकम। जॉन बैकम जो थे, उन्होंने फर्स्ट कंपाइलर बनाया था 1954 से 57 के बीच में। फर्स्ट कंपाइलर जो यूज हुआ था वो आपके आईबीएम मशीन पे यूज हुआ था। नेक्स्ट है कि कुबोल जो थी वो आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, विच वॉज कंपाइल्ड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इन 1960। अब देखिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए सेम मैंने अगर कोई प्रोग्राम बनाया है तो मैं उसको कुबोल, अगर कुबोल का प्रोग्राम है या कुबोल मेंशन की गई है, तो कुबोल में अगर कोई प्रोग्राम बना है तो मैं उसको विंडोज़ पे भी चला रही, यूनिक्स पे भी चला रही हूँ, और कोई प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं उस पर भी सेम प्रोग्राम को रन करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि आपका 1960s में किया गया था। द स्टडी ऑफ स्कैनिंग एंड पार्सिंग इश्यूज वर परस्यूड इन 1960s एंड 1970s टू प्रोवाइड अ कंप्लीट सोल्यूशन। अब क्या हुआ कि जब हमने प्रोग्राम बनाए तो कहीं ना कहीं सोर्स कोड में कहीं कोई एरर्स आते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती। उसी तरह जब आपका कंपाइलर बना तो उसमें कुछ स्कैनिंग इश्यूज थे, पार्सिंग इश्यूज थे, जिसको कि कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया अप टू 1970s तक। नेक्स्ट, हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर करता क्या है। कंपाइलर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प कर रहा है, किसमें? ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी कि जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज है उसका अपना एक सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, उनको फॉलो करते हुए, उस ग्रामर को फॉलो करते हुए हम उस प्रोग्राम को कुछ लैंग्वेज देते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि कंपाइलर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करे और वापस वही कोड जो है जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में दिया है उसको क्या करे, वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे। सो इट टेक्स द सोर्स कोड। ये क्या करेगा? आपका सोर्स कोड को लेगा एज अ इनपुट एंड प्रोड्यूस द मशीन लैंग्वेज कोड। ठीक है, सोर्स कोड ले लिया और उसने क्या कर दिया? प्रोड्यूस करा मशीन लैंग्वेज में, यानी कि मशीन को समझा दिया कि जो आपका यूजर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ इस डेटा को इंटरप्रेट करना चाहता है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है। ठीक है, फॉर द मशीन ऑन विच इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड एज आउटपुट। मशीन से ले लिया उसने डेटा और टू बी एग्जीक्यूटेड एज अ आउटपुट, मतलब उस कोड को एग्जीक्यूट करके हमें उसकी रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए। सो कंपाइलर आर
नॉट द ओनली लैंग्वेज प्रोसेसर। कंपाइलर को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो लैंग्वेज प्रोसेसर है। इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द सोर्स प्रोग्राम। ट्रांसफॉर्म मतलब उसमें टोटली परिवर्तन ला दिया। कहते हैं ना कि कोई पर्सन जो है वो बहुत गुस्से वाला था, धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म करके वो साधु बन गया। तो यहाँ भी जो कंपाइलर पे हमने जितना भी डेटा लिखा है, जो भी सिंटेक्स लिखा है, जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा है, अब वो क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म भी करता है विद ऑन दूसरी लैंग्वेजेस में। ठीक है, अब हम कंपाइलर को यूज क्यों करते हैं? व्हाई यूज अ कंपाइलर? कंपाइलर वेरीफाइज एंटायर प्रोग्राम सो देयर आर नो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर्स। ठीक है, कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, कोई वर्ड्स के एरर ना हो, तो वो क्या करेगा, वो कंपाइलर करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो भी यूजर ने प्रोग्राम लिखा है वो उसी लैंग्वेज के हिसाब से लिखा है। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे को अगर सिंटेक्स का मीनिंग नहीं पता है तो वो थोड़ा पूछेगा। इसी तरह जो कंपाइलर है, अगर उसको कोई ऐसा वर्ड मिल जाता है जिसका मीनिंग उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उस मीनिंग को समझने के लिए क्या आ गया, उसके पास एरर आ गया। अगर उसको सब चीजें समझ आ गई तो उसने वेरीफाई कर दिया कि हाँ जी सब कुछ ओके है, मेरे मन मुताबिक है, जो काम जो मेरे को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना था उसकी जितने भी वर्ड्स, जितना भी कोड आप यूज कर रहे हो वो मेरी लाइब्रेरी में इनबिल्ट है। ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, सो इट वेरीफाइज। सो नेक्स्ट आ जाता है द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज ऑप्टिमाइज्ड बाय द कंपाइलर सो दैट इट एग्जीक्यूट फास्टर। अब क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड यहाँ एक नया वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट सोल्यूशन मिल जाता है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि ऐसी फाइल हमारे पास मिल गई जो एग्जीक्यूट करके आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट देगी जो आपको चाहिए। लेकिन एक बात जरूरी है कि आपने उसमें लॉजिक सही लगाया हो। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड बेस्ट रिजल्ट देगी बाय द कंपाइलर। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूट, क्योंकि इसने मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर को समझ आ चुका है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उसको प्रोग्राम में जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को समझ आ रही हैं, कंपाइलर को समझ आ रही हैं। सो अगर समझ आ जाती है बात तो हम उसको एग्जीक्यूट जल्दी कर लेते हैं ना, वो काम जल्दी से हो जाता है। सो इट एग्जीक्यूट्स फास्टर, अलाउज ऑल टू allows you to create internal structure in memory। अब ये क्या करता है, ये हमारे को इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने में, मेमोरी में अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखा है, ठीक है, अगर मैं कोई वेरिएबल में, अगर मैंने कोई एरे बनाया है, मान लीजिए मैंने कोई एरे बनाया है उसमें कोई वेरिएबल, तो ये मेमोरी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है कि अगर मैंने ये 10 पास किया तो इसमें ऑटोमेटिकली 10 स्पेसेस की मेमोरी मुझे कंसेक्टिवली मिलनी चाहिए। अगर कोई वेरिएबल बनाया है वो इंटीजर टाइप का है, यानी कि वो डेटा किसका है, वो इंटीजर टाइप का, तो वो इंटरनली स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, ताकि यूजर जब भी मांगे तो उसको जल्दी से वो डेटा मिल भी जाए। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑन द सेम मशीन इट वाज बिल्ट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने जिस मशीन पे सॉफ्टवेयर बनाया है सिर्फ उसी पे वो चलेगा। मेन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर मैंने इस मशीन पे सॉफ्टवेयर बनाया किसी कंपनी के लिए या किसी शॉपकीपर के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो सिर्फ मेरी मशीन पे चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपाइलर हमें क्या कहता है, इस तरह की पोर्टेबिलिटी देता है कि जिस भी मशीन पे आप ले जाइए, सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, वो इंटरफेस होना चाहिए, वहां पर भी कंपाइलर हो जहां पर आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, मेन कॉमन एग्जांपल लेती हूँ मैं, तो व्हाट्सएप अगर आपने मैसेज किया है तो जिसको मैसेज किया है उसके फोन पे भी सेम ऐप होना चाहिए, तभी आप उस मशीन, तभी आप वो पर्सन उस मैसेज को देख सकता है। ठीक है ना, अगर उसके पास मैसेज नहीं होगा, आप जितने मर्जी मैसेज करते रहें, वो उस मशीन पे या अपने फोन पे आपके मैसेजेस को चेक नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम इन अदर लैंग्वेजेस। अदर लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांसलेट कर देता है अदर लैंग्वेज में। जैसे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, ठीक है, डॉट ओबीजे फाइल बनेगी, और क्या बनेगी, डॉट ईएक्सी फाइल बनेगी। तो ये जो है ये अलग अलग कोड में, अलग अलग पार्ट में इसको चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है। कौन करेगा, कंपाइलर। नेक्स्ट क्या करता है,
जनरेट फाइल ऑन डिस्क। ठीक है, जो भी फाइल्स हमारी बन रही हैं, हम तो कोई भी फाइल बनाएंगे, मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई abc.c। ठीक है, ये कैप्स में नहीं होता, हम इसको abc.c लिख सकते हैं। ठीक है, ये फाइल बन गई। अब ये जो .c है वो c की फाइल की एक्सटेंशन है। जब हमने ये फाइल बनाई तो अब ये क्या करेगा, इसकी ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इस फाइल को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली .obj .exe फाइल्स बन जाएंगे। तो ये जो फाइल जनरेट होंगी वो कहाँ होंगी, वो आपके डिस्क पे हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं वहां पर वो ऑटोमेटिकली ये फाइल्स उसी फाइल के साथ उसी फोल्डर में जनरेट होंगी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने abc.c बनाई थी उसी के साथ आपके पास क्या हो गया, abc.obj बन गई। ठीक है, abc.exe बन गई। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये 3 फाइल्स क्रिएट हो गई। घबराए नहीं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट आता है लिंक द फाइल इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। ठीक है, अब फाइल तो बना दी, ये था सोर्स कोड। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट कोड और ये हो गया एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये जो है इन सब फाइल्स को आपस में क्या करते हैं, इनका लिंक होता है। ठीक है, ये फाइल सेम ही है, लेकिन एक को हमने मशीन कोड में बना दिया, एक एग्जीक्यूट करके हमें वापस रिजल्ट भी दे रही है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये क्या बन गया, आपके सोर्स कोड का मशीन कोड बन गया। और मशीन कोड करने के बाद मुझे जो रिजल्ट वापस हाई लेवल लैंग्वेज में चाहिए, तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल में मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है चेक फॉर सिंटेक्स एरर्स एंड डेटा टाइप्स। अब कंपाइलर और क्या करेगा, कंपाइलर करेगा कि भाई जो मैंने बोला था मुझे उस ग्रामर में कोई एरर्स तो नहीं आ रहे हैं, तो वो सिंटेक्स एरर्स को चेक कर रहा है। और कौन कौन से डेटा टाइप्स उसमें यूज किए जा रहे हैं, इंट है, फ्लोट है, कैर है, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। जब हम डेटा टाइप का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी हेल्प्स यू टू एनहांस यू अंडरस्टैंड ऑफ द लैंग्वेज सिमेंटिक्स। ये हेल्प भी करता है एनहांस करने की, ताकि आपको लैंग्वेज के सिमेंटिक्स, लैंग्वेज के वर्ड्स जो भी हैं, जो भी लैंग्वेज में हम किस किस तरह से उन चीज़ों को लिख रहे हैं, किसी चीज़ को हम कोट्स में लिख रहे हैं, कि कहीं कॉमा लगा रहे हैं, कहीं सेमीकोलन लगा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके सिंटैक्स एज वेल एज सिमेंटिक्स को अंडरस्टैंड करने में भी हमें हमारी कंपाइलर जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हेल्प टू हैंडल लैंग्वेज परफॉर्मेंस इश्यूज, कि जो भी हमारी लैंग्वेज की परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, कहीं मान लीजिए हमने कोई ये सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है, कहीं मैंने लूप लगाया था और मैंने उसकी ब्रैकेट ओपन करी, क्लोज करी ही नहीं। ठीक है, क्लोज करी, कहीं मैंने मतलब जो डिफरेंट एरर्स आ सकती हैं उसको हैंडल, ताकि परफॉर्मेंस इश्यूज में कोई प्रॉब्लम ना आए। तभी वो क्या करेगा, सारे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा। कंपाइलर क्या करता है, आपने अगर 10-20 लाइंस का प्रोग्राम भी लिखा है तो उस पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद जिस जिस लाइन में एरर्स हैं वो एरर विंडो पे आपको दिखा देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेल्प्स टू हैंडल लैंग्वेज परफॉर्मेंस इश्यूज। अगर लैंग्वेज के परफॉर्मेंस में कहीं इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज समझने में कहीं इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें भी हमें हेल्प करता है। हेल्प मतलब वहां पर भी हेल्प होती है, जिससे हम उन लैंग्वेज के उस सिंटेक्स के इश्यूज को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी फॉर अ नॉन ट्रिवियल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स। नॉन ट्रिवियल प्रोग्रामिंग जो है प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी अगर हमने कैसे बेस्ट मेथड से काम करना है, वहां भी हमें कंपाइलर हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है द टेक्निक यूज्ड फॉर constructing a compiler can be useful for other purposes as well। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाइलर, अगर मुझे कंपाइलर को दूसरी लैंग्वेज का कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना है, या मुझे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, या मुझे कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वहां पर भी हमारा जो कंपाइलर है वो मेथड देता है, हमें टेक्निक्स देता है, हम किस तरह से हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर लैंग्वेजेस। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम सिस्टम के ड्राइवर्स बना सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनबिल्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कंपाइलर का काम है।
ठीक है। सो कंपाइलर करता क्या है, कंपाइलर करेगा स्कैन द एंटायर प्रोग्राम बिफोर ट्रांसलेटिंग इनटू द मशीन कोड। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर लिया उसने। जैसे आपका, अगर आप कोई फॉर्म देते हैं, उसको बोलते हैं मुझे इसकी, या मैंने कोई कभी सर्टिफिकेट दिया और मुझे उसकी स्कैन कॉपी चाहिए, तो हम उसको पूरा वो कंप्लीट स्कैन करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा कंपाइलर है, वो भी कंप्लीट प्रोग्राम को क्या करेगा, स्कैन करेगा और उसको क्या कर देगा, वापस मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो ये जो मशीन कोड है बच्चों, ये मशीन कोड कौन सा है, डॉट ओबीजे फाइल, ये ठीक है, जो हम बात कर रहे थे, तो ये ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। नेक्स्ट क्या हुआ कि कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड ओनली व्हेन ऑल द सिंटेक्स एरर्स आर रिमूव्ड। जब आपके सारे सिंटेक्स एरर, जो भी आपने छोटी छोटी गलतियां करी हैं, जो कंपाइलर ने आपको एरर विंडो में दिखा रखा है कि हाँ जी यहाँ यहाँ आपने गलतियां करी हैं, अगर आप उन सब एरर्स को ठीक कर देते हैं, देन रिमूव, देन एग्जीक्यूशन टेक प्लेस। जब रिमूव हो जाते हैं तो एग्जीक्यूशन हो जाती है। स्लो इन डीबगिंग, ठीक है, डीबग करने के लिए मतलब जब हम उसको लाइन बाय लाइन एरर को चेक कर रहे हैं ना, तो वो डीबगिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, एक एक लाइन को चेक करेंगे, वो हर चीज को चेक करेगा, तो स्लो हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस। जब मशीन को मशीन की लैंग्वेज में चीज समझ आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम लेस हो जाएगा। मुझे बीच में इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ रही। अब मैंने मशीन को, जो कंपाइलर ने मशीन को जो डेटा देना था, वो उसी की लैंग्वेज में दे दिया, तो अब मशीन को ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा, तो एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत जल्दी टाइम में हो जाएगी। यहाँ पर टाइम क्या करेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हमने हाई लेवल लैंग्वेज में दिया प्रोग्राम, और यहाँ हमने कंपाइलर लगाया है। ठीक है, कंपाइलर ने उसको क्या कर दिया, ये कंपाइलेशन एरर प्रोसेस से निकाला है। अगर एरर है तो उसको कंप्लीट करेगा, चेक करेगा। एरर आपने कंप्लीट कर दिया तो ये वापस इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फीचर्स क्या रहते हैं कंपाइलर के। फर्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं फीचर्स ऑफ कंपाइलर की। फर्स्ट क्या होना चाहिए, करेक्टनेस, यानी कि जो सोर्स और सिमेंटिक्स, जो भी सिंटेक्स सिमेंटिक्स है, वो फॉलो होने चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ कंपाइलेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये फीचर है। नेक्स्ट क्या हो गया, मतलब एक तरह की प्रॉपर्टीज है कि कंपाइलर के थ्रू अगर हम किसी प्रोग्राम को रन करेंगे, तो वो अपने प्रोसेस को, अपने फेजेस को कंप्लीट करेगा, और फेजेस को कंप्लीट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट देगा। स्पीड ऑफ कंपाइलेशन इंक्रीज होगी। प्रिजर्व द करेक्ट मीनिंग ऑफ द कोड। ठीक है, करेक्ट मीनिंग भी जो है वो आपको वहां पर पता लगेगा कि मैंने जो कोड लिखा है वो एग्जैक्टली मशीन को समझ आ गया, और मशीन ने मुझे वही डिजायर्ड रिजल्ट दिए हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है। द स्पीड ऑफ द टारगेट कोड, जो टारगेट कोड मुझे चाहिए वो ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, मशीन ने उसको वापस हमारे में डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्नाइज लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। तो ठीक है, अगर कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई कोई फाइल नहीं मिल रही है, तो वो सारी चीजों को वो चेक करता है। कोई कंस्ट्रक्टर्स हमने यूज कर दिए जो इलीगल हैं। ठीक है, जब जैसे जैसे आप आगे के लेक्चर्स में बढ़ेंगे, जब आपको प्रोग्राम समझ आएंगे, तो ये सब चीजें आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हम जो भी प्रोसीजर होता है, अब हम यही थोड़ी डेली लाइफ में लीगल और इलीगल प्रोसेसेस को देखते हैं। हमारी मशीन्स भी लीगल और इलीगल प्रोग्राम्स को चेक करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट आता है कि गुड एरर रिपोर्टिंग एंड हैंडलिंग। ये भी फीचर है कंपाइलर का कि गुड एरर रिपोर्टिंग, अगर एरर आ रही हैं तो उसको रिपोर्ट भी करे, उसको बताए कि कहाँ जी आपके एरर है, और उन एरर को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कोड डीबगिंग हेल्प। कोड जो है, अगर उसमें कोई एरर है तो डिबगिंग के थ्रू हमें हेल्प मिल जाए कि हम उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा टाइप्स ऑफ कंपाइलर, कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के कंपाइलर होते हैं। एक होता है सिंगल पास कंपाइलर, एक होता है 2 पास कंपाइलर, नेक्स्ट होता है मल्टी पास कंपाइलर। सिंगल पास कंपाइलर क्या बोलता है, इन सिंगल पास कंपाइलर सोर्स कोड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू मशीन कोड।
जो सोर्स कोड है उसको डायरेक्टली अगर मशीन कोड में ट्रांसफर कर दिया, जैसे पास्कल लैंग्वेज है, ठीक है, तो पास्कल लैंग्वेज में जो सोर्स कोड है उसको सीधा ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल पास कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टू पास कंपाइलर। टू पास कंपाइलर में देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड है, ये हमें क्या करता है, फ्रंट एंड जनरेट कर रहा है। फ्रंट एंड के बीच में देखिए बहुत सारी कोडिंग हो रही है, ये क्या है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यानी कि बैक हैंड पे मैं डेटा किस तरह से ले जाऊं, कहाँ जाके सेव होगा, किस तरह से काम होगा, तो वो जो सारा काम हो रहा है वो किस कहाँ हो रहा है, वो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन पे हो रहा है, कि फ्रंट एंड पे वो आपको किस तरह से, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कहीं बिल बुकिंग होती है या जब आप मॉल्स में जाते हैं वहां पे आपकी, कभी आपने उनको बिल बनाते हुए देखा हो कि वो सिर्फ कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं, किस तरह से उसका बार कोड रीडिंग करते हैं, किस तरह से उसकी प्राइस एंटर करते हैं, तो फिर और काम कहाँ है, बैकएंड पे हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास टू पास कंपाइलर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। फर्स्ट आता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या करता है, इट मैप्स लीगल कोड इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए जो भी फॉर्म में हमने डेटा भरा है, या आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो फ्रंट एंड पे करते हैं, आपको ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि आप फिल करते जाएंगे, वापस वो फॉर्म क्या होता है, रिन्यू हो जाता है दोबारा दूसरे के लिए, लेकिन फील्ड्स वैसी ही रहती हैं। तो इंटरमीडिएट कोड जो है वो रिप्रेजेंट होकर ऑटोमेटिकली बैकएंड पे क्या करता है, एक्सेल में एक फाइल बना देता है। ठीक है, इसी तरह बैकएंड में क्या हुआ, इट मैप्स इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑन टू द टारगेट मशीन। जो भी टारगेट मशीन है, जो भी बैकएंड पे किस तरह से डेटा जाना है, किस तरह से बैकएंड उसको डील कर रहा है डेटा को, तो वो सारा बैकएंड का प्रोसीजर रहता है। द टू पास कंपाइलर मेथड आल्सो सिंप्लीफाइज द रीटारगेटिंग प्रोसेस, और इट अलाउज अस टू मल्टीपल फ्रंट एंड्स। ठीक है, मल्टीपल फ्रंट एंड्स को भी अप्लाई करने में हमारा टू पास कंपाइलर जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मल्टी पास कंपाइलर। मल्टी पास कंपाइलर में क्या होता है कि प्रोसेस द सोर्स कोड और द सिंटेक्स ट्री, जो भी सिंटेक्स है, जो भी ग्रामर है, उस ट्री को फॉलो करते हुए अपनी पूरी पार्सिंग करता है, मतलब उसको पूरे चेक करेगा कि हाँ जी ये जो जो भी मेरे को सिंटेक्स दिया गया है वो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। अगर मैंने बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन लिख दिया जिसमें कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड है, कहीं एडिशन हो रही है, कहीं सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो पूरे जो स्टेप्स हैं उन सबको फॉलो करेगा। एंड इट डिवाइड्स अ लार्ज प्रोग्राम इनटू मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स। जिस तरह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वो एक पर्सन नहीं करता, वो छोटे छोटे अपने टास्क को डिवाइड करता है। उसी तरह यहाँ पर मल्टी पास कंपाइलर भी क्या करेगा कि बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पासिस में डिवाइड कर देता है एंड प्रोसेस देम, तो फिर उनको छोटा छोटा करके प्रोसेस करेगा। एंड इट डेवलप्स मल्टीपल इंटरमीडिएट कोड। यहाँ पर क्या होंगे, आपके पास इंटरमीडिएट कोड भी मल्टीपल बनेंगे क्योंकि मल्टीपल पासेस है। सो ऑल ऑफ दीज मल्टीपल पास टेक द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फेज। ठीक है, जो प्रीवियस फेज से हमें आउटपुट मिली है, इट विल टेक एज एन इनपुट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता ना कि जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे लिए आउटपुट है, लेकिन वो दूसरे के लिए तो इनपुट हो सकती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो हम एक फेज से आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो नेक्स्ट फेज के लिए क्या है, इनपुट है। सो इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। जब वो फेज में, जैसे फेज में दूसरे को चाहिए, तो अब मान लीजिए कोई ऐसा शॉपकीपर है जो सिर्फ सब्जियां बेच रहा है, ठीक है, लेकिन उसने सब्जी उगाई तो नहीं है, सब्जी तो किसान उगा रहा है। तो मेनली क्या हुआ, उसने एक फेज बीच में डाल दिया कि वो किस तरह से काम होगा। किसान ने तो सब्जी बेची है, उसको ग्रो किया है, उसने अपना टाइम लगाया है, टाइम लगाने के बाद उसने उसको आउटपुट दी। अब आउटपुट ले जाके वो दूसरे के लिए इनपुट बनी, किसी दूसरे पर्सन ने उससे वो वेजिटेबल्स परचेज करी और फिर वो जाके घर में उसको प्रोसेस करेगा।
यानी कि उसकी सब्जी बनाएगा। तो ये क्या हुआ, इस तरह से फेजेस बने। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल कंपाइलर्स में भी क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि हमने कैसे वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल्स में वैल्यूज डाली, अब वो उसको प्रोसेस करेगा, किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेगा, मेमोरी कैसे लगेगी, अब कौन से ऐसे मेथड्स लें, हम कौन से ऐसे टेक्निक्स लें जिसमें हम मेमोरी को भी, हमारी जो मेमोरी है वो भी यूटिलाइज कम होनी चाहिए। सो इट इज नोन एज द वाइड कंपाइलर। मल्टीपास कंपाइलर को हम वाइड कंपाइलर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर सोर्स कोड है जो फ्रंट एंड पे है। अब इस फ्रंट एंड पे इंटरमीडिएट जो कोड रीजनरेट हो रहा था, इसने मिडल को दिया, मिडल ने फिर बैक एंड को दिया। अब इन पे तीनों पे जो एरर्स आए, उस एरर्स को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो बैक एंड पे वापस मशीन कोड पे चला गया और मशीन कोड इसको एक्सेस करेगी, चेक करेगी और फिर इसको रिक्वायर्ड रिजल्ट वापस देगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों फ्रंट है ये आपका मल्टीपास कंपाइलर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, सो टास्क ऑफ द कंपाइलर क्या होते हैं, ब्रेकअप ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इनटू पीसेस। ठीक है, मेन टास्क क्या हो गया कंपाइलर का कि सोर्स प्रोग्राम है उसको अलग अलग पीसेस में क्या करो, कट करो। ठीक है, एंड इम्पोज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑन देम, और उस पर क्या कर दो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगा दीजिए। ठीक है, जो भी ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो इस पे इम्पोज कर दीजिए। नेक्स्ट क्या आ गया, अलाउज यू टू कंस्ट्रक्ट द डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम। अलाउ करो उसको, कंस्ट्रक्ट करे कि वो भी डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम जो उसको चाहिए वैसा ही उसे मिले फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो क्रिएट द सिंबल टेबल। अब जो भी हमने कोड जनरेट किया उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग अलग किए, फिर उसका क्या करते हैं वो सिंबल टेबल बनाते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे क्या होता है सिंबल टेबल। तो इस तरह से सिंबल्स को अलग अलग करना है, एक तरह से ये समझिए आप कि जो भी हमने प्रोग्राम में छोटे छोटे सिंबल्स यूज करे हैं उन सिंबल्स को हमें अलग अलग करना है। कंपाइलर सोर्स कोड एंड डिटेक्ट एरर्स इन इट। कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को चेक करेगा और अगर उसमें कुछ एरर्स हैं वो उसको बाहर निकालेगा। ये टास्क हो गया कंपाइलर का। नेक्स्ट क्या टास्क है जी, मैनेज स्टोरेज ऑफ ऑल वेरिएबल्स एंड कोड्स। मैनेज भी तो करना है, अगर मेरे घर में 10 लोग आ गए तो मुझे उन सबका ख्याल रखना है। उसी तरह कंपाइलर भी क्या करता है, जितने भी उसके पास वेरिएबल्स बने हैं, किस वेरिएबल को कौन सी वैल्यू असाइन हुई है, कौन सा डाटा टाइप है, उसका कोड क्या होगा, उसके कौन सा ग्रामेटिकल रूल लगेगा, तो वो सब चीजें ना कंपाइलर अपने टास्क में डिफाइन कर लेता है कि हाँ जी मुझे ये सब चीजें करनी है। सपोर्ट फॉर सेपरेट कंपाइलेशन, सपोर्ट करता है कि सेपरेटली धीरे धीरे अलग अलग कंपाइलेशन हो। रीड एनालाइज द एंटायर प्रोग्राम, रीड करता है फिर एनालिसिस करता है कि जो भी प्रोग्राम उसको दिया जाता है कंपाइलर को, वो पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा इन सिमेंटिकली इक्विवेलेंट। सिमेंटिकली उसको अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से उसको इक्विवेलेंटली एनालाइज करेगा। नेक्स्ट क्या हुआ, ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब जो सोर्स कोड दिया है ना उसको मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड क्या है, मशीन कोड, उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन, डिपेंड करेगा कि उसकी टाइप ऑफ मशीन कौन सी है, यूनिक्स में है, ठीक है, अगर आप उसको विंडोज में यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको फोन पे यूज कर रहे हैं, तो उसकी मशीन कौन सी है उसके हिसाब से उसको ट्रांसलेट भी करना है और यूजर के हिसाब से उसको रिक्वायर्ड रिजल्ट भी देना है। तो वो भी तो, कंपाइलर भी तो अपनी एग्जिस्टेंस बनाने में लगा हुआ है ना। जिस तरह से आदमी अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए सारी जिंदगी निकाल देता है, उसी तरह हमारा कंपाइलर भी बेचारा छोटा सा अपना प्रोग्राम के बीच में अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए सबको बहुत अच्छे तरह से सर्व कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कंपाइलर डिजाइन हेल्प्स फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंपाइलर डिजाइन जब हम करते हैं, कंपाइलर डिजाइनिंग भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अलग अलग तरह के कंपाइलर्स डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फुल इम्प्लीमेंटेशन होती है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वहां पर आपका कंपाइलर बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पैरेललिज्म। ठीक है, कि ये ऑप्टिमाइज करे, बेस्ट मेथड दे कि पैरेलली मेरा जो डेटा है वो एक साथ इतनी इंस्ट्रक्शंस को पास करके एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में बना सके।
नेक्स्ट हो जाएगा डिजाइन ऑफ न्यू मेमोरी हायरार्की ऑफ मशीन्स। मेमोरी की अलग अलग हायरार्कीज हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी में भी लेवल्स होते हैं, वर्चुअल मेमोरी होती है, बड़ी सारी मेमोरीज हैं। तो ये जो अलग अलग मेमोरीज हैं उसके बीच में मुझे अपना काम कैसे करना है। नेक्स्ट आ जाता है वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। जो कंपाइलर हैं वो मेनली क्या करते हैं, ट्रांसलेटिंग का काम करते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है लास्ट कि यूज्ड विद अदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी टूल्स, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, चाहे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वहां पर हमारे जो कंपाइलर्स हैं एज ए टूल की तरह काम करते हैं, ठीक है। तब हम इजीली उन कंपाइलर्स पे अपना कोड रन करेंगे और उन टूल्स को अप्लाई करते हुए, कंपाइलर क्या हो गया यहाँ पर, एक टूल हो गया। जिस तरह से एक कारपेंटर होता है वो अपने टूल्स को यूज करते हुए क्या करता है, एक बहुत अच्छे फर्नीचर डिजाइन कर देता है। तो उसी तरह हमारे पास कंपाइलर एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर जो हैं वो वहां पर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास ये देखिए टर्बो सी, ये देखो ये है विंडोज का कंपाइलर। मैंने आपके लिए कुछ स्क्रीन्स लाई हैं। यहाँ देखिए ये विंडोज का कंपाइलर है जिसको टर्बो सी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड पिक देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ कोड लिखा हुआ है और जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ देखिए हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स देखिए लाइन कंपाइल कितनी करी, 600 लाइंस कंपाइल कर दी, ठीक है। वार्निंग क्या आई, 0 0 आई, एरर भी 0 है, अवेलेबल मेमोरी इतनी है, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें देता है। नेक्स्ट है ये देखिए, ये भी टर्बो सी प्लस प्लस का इस तरह से कंपाइलर है। यहाँ पर देखिए ये कोड ब्लॉक्स है, ठीक है। कोड ब्लॉक्स भी यूज करते हैं बच्चे लेटेस्टली। तो ये जो कोड ब्लॉक्स की कंपाइलर की विंडो है। और नेक्स्ट है आपके पास देव सी प्लस प्लस की। अब ये मत समझिए कि ये सी प्लस प्लस है, यहाँ डॉट सी करेंगे तो डॉट सी के प्रोग्राम्स रन होंगे, और डॉट सी पी पी कर देंगे सी प्लस प्लस, तो आपके जो है वो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स रन होंगे। तो एक ही कंपाइलर के अंदर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय।